अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि हमने पहले भी ये वीडियो एक अपलोड की थी होलोज़ोइक न्यूट्रिशन से, तो इस बार भी उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एसोफेगस तक अपने होलोज़ोइक न्यूट्रिशन को देखा था। मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की है कि आप लोग इस वीडियो के ज़रिए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, पंजाब और फेडरल को कवर कर सकें, जैसे कि आपके अपकमिंग इंट्री टेस्ट में आने वाला सेक्शन है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, होलोज़ोइक न्यूट्रिशन में हमने ओरल कैविटी पढ़ा था, उसके बाद टीथ हमने टंग, स्लाइवा, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। मज़ीद आगे लेकर चलते हैं इसे। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है एसोफेगस। तो एसोफेगस के बारे में आपको बताया था बेटा कि ये वो ट्यूब है जहाँ कोई डाइजेशन नहीं होगी, कोई सिक्रीशन नहीं होगी। इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ एक पैसेज ट्यूब का होगा। ये पैसेज ट्यूब सिर्फ़ और सिर्फ फूड को पहुँचाएगी, और फूड माउथ में बन चुकी थी बोलस, देन फेरिंग्स, फिर स्टमक तक ये पहुँचाएगी। तो बेसिकली फेरिंग्स से स्टमक तक पहुँचाने का काम एसोफेगस का है। और ये कहाँ मौजूद होती है? ट्रेकिया और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में। इंटरनली इसमें म्यूकस की सिक्रीशन है जो इसे लुब्रिकेट करती हैं ताकि एसोफेगस में फूड आसानी से मूव कर सके। प्लस में हमने पेरिस्टालसिस की बात की थी, वो भी फूड को प्रोपेल करेंगी स्टमक की तरफ। तो एसोफेगस जो है ये डायाफ्राम से गुजरेगा और फिर एंटर होगा स्टमक में। जस्ट बिफोर डायाफ्राम को क्या होते हैं बेटा? ये सेपरेशन के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास, जो एब्डोमेन को और थोरेक्स यानी चेस्ट कैविटी को सेपरेट करते हैं। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर, देयर इज़ नो प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन इन एसोफेगस। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है स्टमक। स्टमक देखें तो जे शेप मस्क्यूलर ऑर्गन है, और इसका काम अपर रीजन से एंटीरियरली अटैच है ये किसके साथ? एसोफेगस के साथ। और पोस्टीरियरली अटैच है ये ड्यूडीनम के साथ। लेफ़्ट साइड पर हमारे एब्डोमिनल कैविटी में ये स्टमक मौजूद होता है। टॉप जो होता है स्टमक का वो बिल्कुल डायाफ्राम के साथ ही है, अगेंस्ट में होगा। फूड को यानी बोलस को रिसीव करेगा एसोफेगस से, और दोनों एंड्स यानी इसका अपर एंड जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं और लोअर एंड जिसे हम पायलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, तो ये दोनों गार्डेड हैं वॉल्व्स की मदद से, और ये वॉल्व बेसिकली स्फिंक्टर्स कहलाते हैं। स्फिंक्टर्स बताया था पहले भी बेटा कि ये स्मूथ मसल्स के जो है वो टिश्यूज़ होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, और स्फिंक्टर्स बैक फ्लो से बचाएंगे गैस्ट्रिक कंटेंट को। स्टमक मेन ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहाँ मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी। फूड यहाँ कई घंटे तक मौजूद रहती है। तो आगे बढ़ें तो हमें नज़र आता है कि जब काफ़ी घंटे गुजर जाते हैं, मोस्टली बेटा 4 to 6 आवर्स अप्रॉक्सीमेट हम कहते हैं, तो फूड को ये पेस्ट लाइक एसिडिक काइम में तब्दील कर देता है। तो फूड इन द स्टमक इज़ नोन एज काइम। ये आपके लिए एमसीक्यू होगा। स्टमक को हम डिवाइड करते हैं 4 रीजन्स में। कार्डिया अपर रीजन जो होता है किसकी तरफ होगा? ये हार्ट की तरफ, फिर फंडस, फिर कार्पस, बॉडी, पाइलोरस। कार्पस और बॉडी सेंट्रल पार्ट है, फंडस का अपर स्वेलन पार्ट होता है, और पाइलोरस जो पाइलोरिक रीजन से इसे कनेक्ट करेगा। एसोफेगस कार्डिया से ओपन होती है, किसकी मदद से? कार्डियक स्फिंक्टर की मदद से। फंडस क्या है? अपर कर्व कार्ड, मैंने बताया था आपको। और ये कहते हैं कि यहाँ वेरिएबल वॉल्यूम रखता है जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं, और ज़्यादातर इसमें गैस बबल्स होते हैं। कब बनते हैं गैस बबल्स? जब हम खाना खा चुके होते हैं, आफ्टर अ मील। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज सेंट्रल पार्ट, जो कि कॉर्पस या बॉडी कहलाता है, और इस मेन पार्ट का काम ये रिजर्वायर है, स्टोरेज करना भी है वक्ती तौर पर फूड की। लोअर मोस्ट पार्ट स्टमक का पाइलोरस है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट को ड्यूडिनम में भेजेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर की मदद से। वॉल जो है स्टमक की, उसमें 4 लेयर पाई जाती हैं, पहले भी बताया था मैंने। पूरे जीआईटी में इसी तरह से होगा। इनर मोस्ट म्यूकोसा है, और ये थिकर है। ट्यूबुलर ग्लैंड्स मौजूद हैं। म्यूकोसा के नीचे मौजूद होती है सब म्यूकोसा, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स हैं, और फिर
सब म्यूकोसा के नीचे मस्कुलरिस एक्सटर्ना, एक्चुअली मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मस्कुलरिस इंटरना, ये स्मूथ मसल्स के लेयर्स को हम कह रहे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो थिक, ये भी थिक है कुछ एरियाज से। और बेसिकली 3 लेयर्स स्मूथ मसल्स की यहाँ पाई जाती हैं। ये 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? इनर मोस्ट ऑब्लिक, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं सब म्यूकोसा में, याद रखना है सब म्यूकोसा में कोई ग्लैंड नहीं है। फोर्थ एंड द आउटर मोस्ट, दिस इज कॉल्ड सिरोसा। अच्छा, भी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये समझनी है कि ये जो डायग्राम है आपको ये अपोजिट दिखाई गई है। अगर हम इसका लोअर मोस्ट देखते हैं तस्वीर में तो ये ऐसा लगता है कि ये इनर मोस्ट है, एक्चुअली ये आउटर मोस्ट है सिरोसा, जो सबसे नीचे दी गई है डायग्राम में। और सबसे ऊपर जो होगी वो म्यूकोसा कहलाएगी, यानी इसी डायग्राम में अगर हम बात करें। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको ये डायग्राम क्लियरली नज़र आएगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ म्यूकोसा मौजूद है, मस्कुलरिस म्यूकोसा भी है, सब म्यूकोसा भी यहाँ नज़र आ रही है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना जिसको हमने कहा 3 लेयर से बनी हुई है, ये तीनों लेयर्स आपको यहाँ क्लियरली विजुअलाइज होंगी। ऑब्लिक है, सर्कुलर है, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है और सिरोसा भी यहाँ नज़र आ रही है। नेक्स्ट में चलते हैं बेटा, तो हमें आगे बात बताएंगे कि जब स्टमक एम्प्टी होता है तो म्यूकोसा जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स पर मुश्तमिल होती है। इन फोल्ड्स को रूगे कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलरिस म्यूकोसा एंड द लूज कंसिस्टेंसी ऑफ सब म्यूकोसा, ये रूगे क्यों बनते हैं? मस्कुलरिस म्यूकोसा की कॉन्ट्रैक्शन और सब म्यूकोसा की लूज कंसिस्टेंसी, लूज नेचर की वजह से। सरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ फरोज नज़र आते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक पिट्स कहा जाता है। फनल शेप्ड इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन इनर ग्रोथ को कहते हैं, इनर इनसाइड ग्रोथ को, जैसे आउट ग्रोथ होती है उसका अपोजिट इन्वेजिनेशन। तो फनल शेप इन्वेजिनेशंस एपिथेलियल की कंटिन्यूस नज़र आती हैं हमें बेस पर ट्यूबुलर ग्लैंड्स के साथ। म्यूकोसा के पास म्यूकस सीक्रेटिंग म्यूकॉइड सेल्स होते हैं जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकस क्या है? म्यूकस आपने पढ़ा हुआ है पहले भी बायोमोलिक्यूल्स में कि ग्लाइकोप्रोटीन है और बेसिकली इसका काम यहाँ फूड को लुब्रिकेट करना है और स्टमक को प्रोटेक्ट करना है HCl से और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी पेप्सिन के प्रेजेंस से। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, 3 हिस्टोलॉजिकल रीजन। अब ये कह रहे हैं 3 तरह के टिश्यूज़ आपके पास अगर हम सेल की बेसिस पर देखें, ग्लैंड्स की बेसिस पर देखें तो यहाँ नज़र आते हैं। फर्स्ट रीजन क्या है? कार्डिया है, जिसमें कार्डियक ग्लैंड्स हैं, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं यानी म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स मौजूद होंगे यहाँ। सेकंड रीजन क्या है? यहाँ पर फंडस है जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रॉपर या फिर फंडिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। यहाँ मेन म्यूकॉइड सेल्स भी हैं और म्यूकॉइड सेल्स के साथ साथ पेराइटल यानी ऑक्जेंटिक सेल्स, जिनका काम HCl प्रोड्यूस करना है, जो स्टमक की pH मेंटेन करेंगे 1.5 to 2.5। pH याद रखनी है। सेल्स के नाम 2 हैं, पेराइटल, ऑक्जेंटिक। इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये RBCs की मैचुरेशन में हेल्प करते हैं, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं इंटेस्टाइन में, और मेंटेन करते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हेल्थ को। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड होते हैं वो चीफ सेल्स या जाइमोजिन सेल्स कहलाते हैं, जो इनएक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे पेप्सिनोजेन और बाद में ये एक्टिव होकर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन बनेगा। डिस्टल रीजन की बात करें अगर हम स्टमक की तो ये पायलोरस है, जहाँ पायलोरिक ग्लैंड्स हैं, यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं म्यूकस, साथ साथ गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन के 2 स्टिमुलाई होते हैं, ये हार्मोन है स्टमक का और हार्मोन आप जानते हैं कि डिफरेंट सीक्रीशंस को कंट्रोल करेंगे, तो स्टमक की सीक्रीशन को कंट्रोल करता है गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन का जो स्टिमुलस है वो क्या है? डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक and the raising the pH of stomach by the addition of foods like proteins। अब प्रोटीन की फूड आएगी या फिर जब भी स्टमक फुल होगा तो ये गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा। In addition of gastrin hormone, there are endocrine cell distributed throughout the body of the stomach. One of their important secretion is serotonin। सेरोटोनिन का काम क्या है? गैस्ट्रिक सीक्रीशन को
कम करना है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि गैस्ट्रिन और सेरोटोनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। मज़ीद बेटा आगे चलें तो हमें नज़र आता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन जो स्टमक में होगी। तो कह रहे जैसे फूड स्टमक में आती है, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन एक साथ स्टार्ट होती हैं। तो जैसे ही फूड की हमें एंटिसिपेट होती है, यानी अगर हम उसको स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं, साउंड, अब यहाँ साउंड का मतलब ये है कि अगर आपको आवाज़ सुनाई दे कि खाना लग गया है, तो ये सारे स्टिमुलेशन सिग्नल्स होते हैं जो कि वेगस नर्व ब्रेन से हमारे पास सिग्नल करते हैं, और स्टमक की डिस्टेंशन की वजह से भी ये हो सकते हैं। एक्चुअली इसका पर्पस क्या है, मतलब एक्चुअली इसका स्टिमुलस क्या है? फूड का इनपुट, स्पेशली प्रोटीन्स का इनपुट स्टमक में। तो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा, वेगस नर्व रिप्रेजेंट करेगी मेन कंपोनेंट पैरासिम्पैथेटिक नर्व की, which oversee the vast array of crucial bodily function including control of digestion। अब यहाँ फंक्शन बता रहे हैं बेसिकली आपको इस वेगस नर्व के। तो डाइजेशन को कंट्रोल करती है, इम्यून रिस्पॉन्स, हार्ट रेट। गैस्ट्रिन ब्लड के साथ आएगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर एक्शन करेगा ताकि वो अपना गैस्ट्रिक जूस स्टमक के ल्यूमेन में प्रोड्यूस करें। गैस्ट्रिक जूस इज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट कंटेन HCl एंड पेप्सिनोजेन। इसमें दो चीज़ें हैं, HCl और पेप्सिनोजेन। HCl का काम क्या होगा? फूड को सॉफ्ट करेगा, जर्म्स को किल करेगा, और इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड्स। याद रखना है, स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी, जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन थी उनको शॉर्ट चेन यानी पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। स्टमक को प्रोटेक्ट रखने के लिए हमने पहले भी बात की थी, म्यूकस लाइनिंग मौजूद होती है, और पीएच म्यूकस लेयर की क्या होती है? 7 ड्यू टू रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, जबकि पीएच टूवर्ड द ल्यूमेन ऑफ स्टमक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है उन्होंने कि म्यूकस लेयर की जो पीएच है स्टमक में वो तो 7 रखी जाती है बाइकार्बोनेट आयंस की मदद से, लेकिन ल्यूमेन जो है स्टमक का उसकी पीएच 1.5 to 2.5 बिकॉज ऑफ HCl। Therefore, the factors affecting the gastric juice secretions are neuronal, mechanical, hormonal। तो तीन चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं गैस्ट्रिक जूसेस की सीक्रीशन को। इन्फेंट्स में थोड़ी सी बात और करें हम, तो यहाँ एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन। देखो अगर RNIN लिखा होगा तो ये फिर आपका रास सिस्टम में आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में हार्मोन्स में, जहाँ आप अल्डोस्टेरोन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, इनका सिस्टम होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो RENIN होगा तो वो हार्मोन, NIN यानी रेनिन की स्पेलिंग में, तो ये एक एंजाइम है जो सीक्रेटेड। तो इन्फेंट्स में जब ये प्रोड्यूस होगा काइमोसिन या फिर रेनिन, तो इसका काम क्या होगा? ये मिल्क में मौजूद सॉल्युबल प्रोटीन्स कैसिनोजेन को इनसॉल्युबल प्रोटीन केसीन में कन्वर्ट करेगा, और फिर इन केसीन पर पेप्सिन डाइजेशन का काम करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ें बेटा तो हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन स्टमक इज कंसिक्वेंस ऑफ द स्मूथ मसल। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होगी? स्मूथ मसल से, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 3 लेयर्स थी, इनमें जो मोस्ट इनर मोस्ट थी वो थी हमारे पास यूनिक और ऑब्लिकली ओरिएंटेड, मिडल वन सर्कुलर, और आउटर हमने कहा था लॉन्गिट्यूडिनल। कॉन्ट्रैक्शन और पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जो हैं वो रिस्पॉन्स करती हैं यहाँ फूड को चर्न आउट करने में, और मिक्सिंग करेंगी स्टमक जूसेस को इस फूड के साथ ताकि ये ड्यूडिनम की तरफ जा सके। तो फूड आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन बिकम पेस्ट लाइक काइम, ये हमने स्टार्ट में बात की थी। तो मैं मज़ीद इसमें कोई ख़ास बात नहीं समझ रहा, आगे चलता हूँ। एब्जॉर्प्टिव रोल की बात करें तो ये कह रहे हैं डाइजेशन के साथ स्टमक माइनर रोल करता है एब्जॉर्प्शन में भी। ये एब्जॉर्ब कर सकता है डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स को, कुछ वाटर को, कुछ ग्लूकोज को, सिंपल शुगर्स को, अमाइनो एसिड्स को, और फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को भी। तो ये पॉइंट याद रख लें, हमारी सिंध की नई बुक में एड ऑन किया गया है। आगे बढ़ें तो बेटा हमें मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका पहला पार्ट है ड्यूटीनम। जो हमारी बुक ने कंटिन्यूएशन में लिखा है तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को लिखना था इन्हें, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ द ड्यूटीनम विच इज़ शॉर्ट इन लेंथ
एंड इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर, ये लेंथ याद रखनी है। और ये अटैच होता है पायलोरिक रीजन स्टमक के साथ, और यहाँ जंक्शन जो बनेगा वहाँ वॉल मौजूद होगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान में पायलोरिक स्फिंक्टर। ड्यूडीनम की शेप कैसी है, सी शेप कर्व बनाएगा, और ये इनिशियल पार्ट होता है, और ये बल्ब लाइक डायलेशन रखता है, जिसे ड्यूडीनल बल्ब भी कह सकते हैं। ड्यूडीनम रिसीव करेगा कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट, किसकी मदद से, कॉमन अपर्चर की मदद से, जिसमें बाइल और पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशंस शामिल हैं। तो लिवर पेंक्रियास के फंक्शन हम अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखें कि लिवर से बाइल आ रही है, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस। तो बाइल इज फॉर्म बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। स्टिमुलेशन क्या है गॉल ब्लैडर का, कि वो बाइल को रिलीज़ करें। इसकी स्टिमुलेशन करता है एक पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन, विच ऑल्सो प्ले द रोल इन द पेंक्रियाटिक स्टिमुलेशन। ये पेंक्रियास को भी स्टिमुलेट करता है और बाइल को भी। अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज इनटू सिस्टिक डक्ट। अब ये जो डक्ट्स का सिस्टम है, ये मैं आगे आपको एक डायग्राम से क्लियर करता हूँ ताकि आपको यहाँ ये क्लियर समझ में आ सके। आप बस याद रखेंगे कि कोलिसिस्टोकाइनिन जो है यहाँ हार्मोन है जो कि गॉल ब्लैडर से भी बाइल को रिलीज़ करवा रहा है, और दूसरी तरफ पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस को भी रिलीज़ करवाता है। अगर लास्ट लाइंस में देखें तो कह रहे हैं बिसाइड कोलिस्टोकाइनिन सेल्स ऑफ ड्यूडीनम, ड्यूडीनम कोलिस्टोकाइनिन के अलावा एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है सीक्रेटिन। अब सीक्रेटिन कहाँ काम करेगा, ये पेंक्रियास पर काम करेगा ताकि वाटर और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज हो सके, और जैसे ही पेंक्रियाटिक जूस फ्लश्ड आउट होगा, ठीक है, मैं आगे इस तस्वीर को मैं दोबारा आता हूँ, पहले हम यहाँ से बात कंप्लीट करें। तो ये जूसेस जो हैं ये फिर ड्यूडीनम से निकल जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयंस क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे एसिडिक आयन, क्योंकि फूड जो स्टमक से आ रही थी वो आ रही थी एसिडिक, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस आते हैं। बाइल की भी यहाँ बात की गई है, तो पहले इसे भी ज़रा देख लें। बाइल इज येलोइश ग्रीन इन कलर, कंटेन वाटर सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, ब्राउनिश येलो बाइलरुबिन याद रखना है, और ग्रीनिश बाइलिवर्डिन। ये दोनों कब बनते हैं, जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है। इट्स साल्ट्स सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट आर इन्वॉल्व इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट्स। तो फेट्स की इमल्सिफिकेशन क्या है, फेट्स का स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना बाय द एक्शन ऑफ दीज साल्ट्स। देयर इज नो एंजाइम इन बाइल, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, याद रखना है। बाइल पिगमेंट्स क्या हैं, ये कोई काम नहीं करते डाइजेशन में, बस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो आरबीसीज के ब्रेकडाउन से बने। तो बैक चलते हैं हम डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम में आपको क्लियरली ये डक्ट्स नज़र आएंगी। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ दो डक्ट्स आ रही हैं लिवर से, इन्हें कह रहे हैं हेपेटिक डक्ट। फिर ये दोनों डक्ट्स कंबाइन होकर बना रही हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रही है जिसे सिस्टिक डक्ट कहा। अब जब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों कंबाइन हो जाती हैं तो ये बन जाती है कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट जाकर ज्वाइन हो रही है, देखें, पेंक्रियास की डक्ट के साथ। जब पेंक्रियास की डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आपस में मिल जाती हैं तो ये बन जाती हैं हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। तो ये डक्ट सिस्टम थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो इसलिए मैंने एक अलग से डायग्राम यहाँ लगाई है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं जी। तो अब हम कह रहे हैं पेंक्रियाटिक जूस से क्या आ रहे हैं, इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजिन, जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, किसकी मदद से, एंट्रोकाइनेज की मदद से। ये सवाल कई बार एंट्री टेस्ट में आ चुका है कि ट्रिप्सिनोजेन को कौन एक्टिव करता है, एंट्रोकाइनेज, और ये एंजाइम भी ड्यूडीनम से प्रोड्यूस हो रहा है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स पर एक्शन करेगा, पेप्टोन्स पर, और इन्हें शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। अभी भी ये पॉलीपेप्टाइड्स ही हैं। अनदर प्रोटीलाइटिक एंजाइम काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन भी पैंक्रियाटिक जूस से में आएगा, और ये कैसीन पर एक्शन करेगा और इन्हें भी शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। तो आप सिंपली याद रखें काइमोट्रिप्सिन मिल्क प्रोटीन्स पर, और अदर प्रोटीन्स मिल्क के अलावा उन पर ट्रिप्सिन। अच्छा जी, द अदर एंजाइम्स पेंक्रियाटिक एक्ट्स अपॉन द स्टार्च इन ग्लाइकोजन। बाकी जो एंजाइम्स जो यहाँ काम करते हैं वो बेसिकली इसका नाम लिखना
भूल गए हैं, वो है बेटा पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तो पेंक्रियाटिक अमाइलेज यहाँ लिखा है उन्होंने, पेंक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट अपॉन स्टार्च इन ग्लाइकोजन, और ये इन्हें डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट करेगा। लाइपेज की बात करें तो लाइपेज पेंक्रेटिक जूस में आएगा और इनका काम एमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करना है। इट मींस कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडीनम में फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट हुई और यही कंप्लीट भी हो गई। ड्यूडीनम में एक और ग्लैंड मौजूद है जिसका नाम है ब्रनर ग्लैंड। ब्रनर ग्लैंड का काम क्या है, म्यूकस रिच अल्कलीन सीक्रीशन प्रोड्यूस करेगा जिसमें बाइकार्बोनेट होंगे। ये सीक्रीशंस बाइकार्बोनेट के साथ, जो कि पेंक्रियाज से भी आ रहा था, मिलकर न्यूट्रलाइज करेंगी स्टमक एसिड्स को जो गैस्ट्रिक काइम में मौजूद। नेक्स्ट में देखें तो बेटा अब हमें मिलता है नेक्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज जेजुनम। पार्टली डाइजेस्टेड फूड जो थी ड्यूडीनम से गुजर कर अब वो नेक्स्ट रीजन में आती है जेजुनम। इसकी लेंथ याद रखनी है 2.5 मीटर। रीजन ये स्पेशलाइज है दो कामों के लिए, कंप्लीट करेगा फूड के डाइजेशन को और एब्जॉर्प्शन भी यहाँ स्टार्ट होगी। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय द डिफरेंट एंजाइम सीक्रेटेड बाय जेजुनम। इट सीक्रेट्स माल्टेज जो माल्टोज पर एक्शन करेगा, सक्रेज सक्रोज पर, लैक्टेज लैक्टोज पर, पेप्टाइडेज पेप्टाइड्स पर। तो यहाँ इन्होंने पूरी चेन बता दी है, माल्टोज सक्रोज लैक्टोज स्मॉल पेप्टाइड्स। Nucleotides are broken down into nucleosides by its nucleotidase। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम भी यहाँ होगा जो कि ब्रेक करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को। द सेलुलोज रिमेन अनडाइजेस्टेड। सेलुलोज अनडाइजेस्टेड रहता है हमारे फूड में, उसका रीज़न हम आगे देखते हैं, समझते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं तो ये है हमारा एब्जॉर्प्टिव रीजन जिसका नाम है इलियम। दिस इज द लास्ट रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। 3.6 मीटर इसकी लेंथ है। फंक्शन क्या है इलियम का, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना, बाइल साल्ट्स को और कोई भी प्रोडक्ट डाइजेशन की that were not absorbed by the jejunum. Internally, the walls of small intestine is wrinkled or folds called pellica circularis. अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो उसमें रिंकल्स या फोल्ड्स मौजूद होते हैं जिनको हम प्लीका सर्कुलरिस का नाम देते हैं। अब हर एक फोल्ड के अंदर अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, विलाय। आप सिंपली याद रखें इलियम में विलाय मौजूद हैं और विलाय के सरफेसेस पर माइक्रोविलाय जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स के पास माइक्रोविलाय भी मौजूद हैं जिनका काम सरफेस एरिया को बढ़ाना है ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। प्लीका सर्कुलरिस, विलाय, माइक्रोविलाय तीनों मिलकर क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। ईच विलस हैज़ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। विलस के अंदर अगर हम देखें गौर से तो हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ब्लड कैपिलरीज और सेंट्रली लेक्टिल। अब ब्लड कैपिलरीज का काम क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर अमाइनो एसिड्स और मोनोसेक्राइड्स को एब्जॉर्ब करेंगी, जबकि लेक्टिल्स क्या हैं, ये लिम्फ वेजल्स होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा हैं और ये यहाँ फैट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए काम करते हैं। तो इन्होंने लिखा है अमाइनो एसिड एंड मोनोसेक्राइड्स आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड कैपिलरीज ईदर बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सी डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसी भी जरिए। while fatty acid and cholesterol are taken up by lacteals। स्मॉलर लिम्फ वेजल्स मर्ज, स्मॉलर लिम्फ वेजल्स आपस में मिलकर लार्ज वेजल बनाती हैं जो फैट्स को काइलोमाइक्रोन्स, ये हम फेडरल की बुक में क्लियरली समझेंगे काइलोमाइक्रोन्स कैसे बनते हैं। तो फिर ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं थोरेसिक डक्ट पर और थोरेसिक डक्ट पे सब क्लेवियन वेन में जाकर ओपन होती हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में आप जानते हैं कि ये इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनती हैं। तो फैट्स हमारे पास डाइजेस्ट तो बहुत जल्दी हुई थी लेकिन इनकी एब्जॉर्प्शन ब्लड तक लेट हुई क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम के साथ गए हैं। सम ऑफ द लिपोप्रोटीन इज टेकन अप बाय द लिवर एंड एक्सपोर्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। द ब्लड कैपिलरीज कंटेनिंग फैट्स फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म हेपेटिक पोर्टल वेन। तो ब्लड कैपिलरीज जिनमें फैट्स मौजूद होते हैं ये आपस में जुड़कर हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती हैं जिनका काम लिवर तक सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना है ताकि लिवर स्टोर कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, मेटाबोलाइज कर सके। यानी ऐसे समझें फूड एब्जॉर्प्शन होने के बाद कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, इलियम से ब्लड में गई,
ब्लड से फिर हेपेटिक पोर्टल वेन की मदद से लिवर पर पहुंचती है। Due to smooth vessels, the villi can contract and relax constantly, thus bringing themselves into the close contact of food. अब इसमें स्मूथ मसल्स भी मौजूद होते हैं जो कि कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करवाते हैं ताकि फूड से कांटेक्ट में रहे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये यहाँ पर जो मैंने डायग्राम लगाई है ये आपको मिलेगी पंजाब की बुक में। उन्होंने एंजाइम्स के नाम दिए हैं, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स बताई हैं, जैसे अमाइनो पेप्टाइडेज पॉलीपेप्टाइड्स पर काम करके डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। इरेप्सिन का नाम याद रखें बेटा, इरेप्सिन डाईपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। लाइपेज का काम आप जानते हैं, माल्टेज का काम बताने की ज़रूरत नहीं, माल्टोज को ग्लूकोज में, लेक्टेज लेक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ें तो हमें मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन। एक्चुअली थोड़ा तेज़ इसलिए चल रहा हूँ मैं क्योंकि एक ही वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका फेडरल, पंजाब और सिंध कवर हो सके। तो लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट सेगमेंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का और स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। अगर हम देखें तो ये लेंथ में कम है, डायमीटर में बड़ा है। लेंथ इसकी 1.5 मीटर है लेकिन डायमीटर इसका 6.5, दैट्स वाई इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है यहाँ? रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की, सिंथेसिस करेंगे वाइटामिन्स को, रीअब्जॉर्प्शन होगी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम और क्लोराइड, फॉर्मेशन होगी फीसिस की और फिर एजेशन भी होगी। इसके अलावा इसमें म्यूकस ग्लैंड्स हैं और म्यूकस सिक्रीशन करेंगे ताकि लुब्रिकेशन होती रहे। और याद रहे कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो होगी उसके लिए विलाय नहीं होते, तो सिंपली आपके पास ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कोई भी प्रोसेस हो सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम डिवाइड करते हैं सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनल कनाल में। मज़ीद आगे बढ़ें तो हमें सीकम पर स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन होती हुई नज़र आती है और जहाँ ये ज्वाइन होती है वो रीजन सीकम है और ये है लोअर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज के दरमियान में एक वॉल्व होगा जिसे इलियोसिकल वॉल्व का नाम देते हैं। इसका काम क्या होगा? ये कंट्रोल करेगा अनडाइजेस्टेड फूड को इलियम से सीकम में आने के लिए। वाटर सॉल्ट एब्जॉर्प्शन होगी। सीकम के पास लोअर साइड पर एक ब्लाइंड ट्यूब होती है अप्रॉक्सीमेट 18 सेंटीमीटर की, जिसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। वर्मी फॉर्म क्यों कहते हैं? वर्म लाइक स्ट्रक्चर में होती है और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन हम कहते हैं जो एंसेस्टर्स में काम करते हो और ये ख्याल किया जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स जो हैं उनमें इस पर कुछ बैक्टीरिया थे जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज बनाते थे, तो इसीलिए सेलुलोज हमारे पास अनडाइजेस्टेड रहता है। कोलोन की बात करें तो नेक्स्ट रीजन सीकम के बाद कोलोन है। इसके 4 पार्ट हैं। कौन से? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। स्टार्टिंग वाली वीडियो में मैंने बताए थे। इट इज़ इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, साल्ट्स, वाइटामिन। कोलोन के पास लार्ज नंबर में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलाई मौजूद हैं जो प्रोड्यूस करते हैं नियासिन, निकोटिनिक एसिड, थायमीन, विटामिन B12 और विटामिन K. These are essential to several metabolic activities and also for the CNS functioning. तो ये हमारे लिए याद रखना है, कोलोन पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का ग्रुप मौजूद है। और आपकी बुक इनको जो है नॉर्मल फ्लोरा में भी लिख रही होती है, सिंध की जो बुक है हमारी बैक्टीरिया वाले चैप्टर में। आगे बढ़ें तो बेटा हमें मिलती है लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। सिग्मोइड कोलोन ओपन होती है रेक्टम में जहाँ 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब रीजन मिलता है जिसे रेक्टम कहते हैं और ये टर्मिनेट होता है एनल कनाल पे। रेक्टम एंड्स एट डायलेटेड पोर्शन द रेक्टल एम्पुला। एम्पुला क्या होता है बेटा? कोई भी कर्व पोर्शन ट्यूब में उसे एम्पुला कह रहे होते हैं। When the rectum is filled with feces, the impulse of to defecate occurs. अब defecation का impulse आता है। एनल कनाल हैज़ इंटरनल स्फिंक्टर वॉल और स्मूथ मसल। अब ये याद रखना है एनल कनाल का जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल्स का बना है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो स्केलेटल मसल का बना है। अब एडल्ट्स में डेफिकेशन इन्वॉल्व बोथ इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स of the rectum and relaxation of internal anal sphincter and finally voluntary contraction. Simply याद रखें एडल्ट्स में
इनिशियली इनवॉलेंट्री प्रोसेस, देन वॉलेंट्री प्रोसेस, यानी हम कंट्रोल भी करते हैं बहुत सारे इमरजेंसी सिचुएशंस में फीसेस को। लेकिन अगर हम देखें तो जो बच्चे हैं इन्फेंट्स में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ इन्फेंट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल है, तो स्केलेटल मसल्स का कंट्रोल डेवलप नहीं होता शुरुआत में। तो हमारी मदर्स जो हमारी जन्नत है वो हमें बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग देती हैं, तो इसीलिए फिर बच्चों में ये डेवलप होने लगता है। तो डेफिकेशन रिफ्लेक्स इज़ ऑटोमेटिक एंड दैट्स वाई दे डेफिकेट इनकन्वीनियंटली एनी टाइम। तो छोटे बच्चों के पास कोई कंट्रोल नहीं होता फीसेस को रिमूव करने का। आगे बढ़ें बेटा, तो अब यहाँ पर आपको मिलता है एक डायग्राम जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरह से ये आपकी कोलोन, सीकम और अपेंडिक्स, रेक्टम, सिग्मोइड कोलोन और एनस मौजूद है। तो यहाँ तक तो ये पोर्शन बनता है बेटा हमारा सिंध बोर्ड का। आगे बढ़ें तो अब हम देखते हैं इसी टॉपिक को फेडरल की बुक से। तो फेडरल की बुक ने तकरीबन चीज़ें बेटा वही लिखी हुई हैं, कोई नई बातें नहीं हैं सिवाय इसके कि इन्होंने रीजन्स के कुछ नाम दिए हुए हैं। स्टमक को बता रहे हैं यहाँ पर कि इन लार्ज सेगमेंट है, जे शेप्ड है, सेम बात की है इन्होंने। ओपनिंग जो है एसोफेगस की, गैस्ट्रो एसोफेजियल और कार्डियक ओपनिंग, ये हार्ट रीजन अपर रीजन की तरफ मौजूद होती है, इसीलिए कार्डियक रीजन कह रहे थे। और लोअर स्फिंक्टर जो है वो हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद होता है जो कार्डियक ओपनिंग को सराउंड करता है। बाकी पार्ट्स की भी वही बात की है यहाँ पर। जो हम देखें तो स्टमक का जो लार्जेस्ट पार्ट इसने बताया है बॉडी, जो कि पायलोरिक रीजन बताया है, ठीक है, गेट कीपर कहते हैं मीनिंग इसकी, और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन है। ओपनिंग बिटवीन स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन पायलोरिक ओपनिंग है, जहाँ पर पायलोरिक स्फिंक्टर मौजूद होते हैं। ये बातें हमने की हैं, कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। ये डायग्राम इन्होंने दी है जिसमें आपको सारे मसल्स दिखाए गए हैं, स्पेशली जो मस्कुलरिस था, ऑब्लिक, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, सिरोसा नज़र आ रही है, बॉडी नज़र आ रही है, फंडस रीजन हमें नज़र आ रहा है, पायलोरिक रीजन है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ये सारी लेयर्स। और साथ वाली डायग्राम में अगर आप देखें जो कि स्टमक का एक सेक्शन दिखा रहा है, और इसमें आपको सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा नज़र आती हैं। और यहाँ पर आपको गैस्ट्रिक पिट्स जो कि एक कतार बनाकर फरोज जिसे कहा था वो भी नज़र आ रही है। और इम्पॉर्टेंट बात थी रुगे, जो हम स्टमक वाली तस्वीर में देखें तो यहाँ कुछ फोल्डिंग नज़र आ रही हैं जिन्हें रुगे कहा जाता है। मज़ीद आगे बढ़ें बच्चों, तो यहाँ हमें गैस्ट्रिक पिट्स की बात हमने कर ली। गोबलेट सेल्स का नाम लिखा है इन्होंने कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स HCl प्रोड्यूस करते हैं। प्रिंसिपल, चीफ या जाइमोजेनिक सेल्स ये पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करते हैं। एंडोक्राइन सेल्स जो कि गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने बस इन्हीं के नाम यहाँ मेंशन किए। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कोई नई बात नहीं है, ड्यूटीनम वही 25 सेंटीमीटर, हमारी बुक ने 30 लिखा था, और 6 मीटर लेंथ लिखी है, बिल्कुल ठीक है। और अगर हम बात करें तो फिर ये कह रहे हैं जेजुनम जो है वो 2/5 टोटल लेंथ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, 2.5 मीटर लॉन्ग, और जो थर्ड पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का वो लार्जेस्ट पार्ट है, 3.5 मीटर लॉन्ग। और दो मेजर ग्लैंड्स इनके साथ एसोसिएट होते हैं, लिवर, पेंक्रियाज, वो हमने बात की थी। इन्होंने ड्यूडीनम को लिखा है कि ड्यूडीनम जो है वो शॉर्ट सुपीरियर पार्ट है, और फिर पायलोरस से ये कनेक्ट होता है स्टमक के। देन इट ज्वाइन टू जेजुनम, टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाए यहाँ बताई जा रही हैं, जो कि आपको बताई गई थी इलियम में। यहाँ भी वही बात की है इन्होंने कि विलस के पास सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं और साथ साथ लेक्टिल्स भी मौजूद हैं। अच्छा, फेडरल का थोड़ा सा स्टाइल ये कि इन्होंने पहले स्ट्रक्चर बताई हैं और फिर फंक्शंस बताए हैं। तो देखें पहले सारी स्ट्रक्चर्स में जेजुनम और इलियम की बात की है, कोई नई बात यहाँ नहीं है, ठीक है। वही इलियोसिकल वॉल्व लिखे हैं, वही इलियोसिकल जंक्शन, स्फिंक्टर्स जो हम पढ़ चुके हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई बेटा नई बात यहाँ नहीं है जिस पर मैं बात कर सकूँ, वही चीज़ें दोबारा से दी गई हैं।
बस आपने इसको याद रखना है कि कोलोन जो है वो 1.5 टू 1.8 मीटर लेंथ रखती है, 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, और एनल कनाल 2 टू 3 सेंटीमीटर की लेंथ रखती है। ऐसे ये लेंथ नहीं पूछी जाती हैं आपसे, आपको याद रख लेनी है। और एनल कनाल पर इन्होंने फिर से बता दिया है कि स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल्स मौजूद होते हैं। फंक्शंस में हम यहाँ देखें तो यहाँ कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मिलती हैं। स्टमक के फंक्शंस में देखें, ये कह रहे हैं कि फूड जो स्टमक में आएगी तो वो बन जाएगी काइम, इसका मतलब होता है जूस। बाकी म्यूकस, HCl, गैस्ट्रिन, इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिनोजन, ये सारी सिक्रीशन स्टमक के साथ हैं। म्यूकस, पेराइटल सेल्स, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ये हमने पढ़ा था। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है जो बाइंड करती हैं विटामिन B12 और फिर एब्जॉर्प्शन करवाती हैं इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। HCl लोअर करेगा pH को 1 से 3 के दरमियान में, और HCl के बारे में हमने कहा था कि ये मेन फंक्शंस में बैक्टीरिया को किल करता है, और कोई भी अगर हम फूड इंजेस्ट करते हैं उसके साथ ये आ सकते हैं। लो pH जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को स्टॉप कर देगा, तो याद रखना है स्टमक में सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन है। Low pH also denature many proteins, so the proteolytic enzyme can reach internal peptide bonds. तो अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स हमारी प्रोटीन्स थी उनके बॉन्ड्स को डीनेचर करने का काम भी यहाँ पर इस एसिड का होगा। चीफ सेल्स पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करेंगे, और फिर ये जाइमोजिन, पेप्सिनोजन पैकेजिन, जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स, और ये एक्सोसाइटोसिस की मदद से रिलीज होकर आएंगे। जब पेप्सिनोजन एंटर होते हैं ल्यूमेन में स्टमक के, तो पेप्सिन में कन्वर्ट होते हैं HCl या पहले से मौजूद पेप्सिन मॉलिक्यूल्स की मदद से। पेप्सिन इंजाइमेटिक एक्टिविटी देगा, pH 3 पर या इससे कम पर काम करता है। पेप्सिन कैटालाइज करेगा, क्लीव करेगा प्रोटीन्स के कोवलेंट बॉन्ड को, और इन्हें स्मॉलर पेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करेगा। सेम बात है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा जी, एक बात यहाँ नई है जो है रेगुलेशन ऑफ स्टमक सिक्रीशन। तो ये कह रहे हैं 2 से 3 लीटर गैस सिक्रीशन प्रोड्यूस होती हैं पर डे, और नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल के अंडर ही काम करती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन ये बता रहे हैं कि न्यूरल मैकेनिज्म रिफ्लेक्सेस होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और लोकल रिफ्लेक्सेस जो GI ट्रैक्ट से प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन्स यहाँ वही बताए गए हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, जिसको सेरोटोनिन कहा था हमारी बुक ने, यहाँ पर इन्होंने GIP लिखा है उसे, यानी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, और कोलिसिस्टोकाइनिन। बाकी स्टिमुलेशन ये बता रहे हैं कि सेंसेशन होती है, टेस्ट या स्मेल होती है फूड की, तो हमारे टेक्टाइल रिसेप्टर्स जो हैं वो चीविंग स्वेलोइंग के साथ हमें प्लेजेंट थॉट्स देते हैं फूड की, और ये मेडुला में जाती हैं तो फिर गैस्ट्रिक सिक्रीशन ऑन होती हैं, और इसके लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ याद रखना है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होकर फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेंगे, और गैस्ट्रिन फिर HCl एंड जो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन थी उन्हें प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर सिंपल बस एक लाइन और याद रखनी है लास्ट में, अगर देखें मिक्सिंग जो है वो जेंटल होती है, मिक्सिंग वेव्स की मदद से पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस की तरह से ये मूवमेंट हैं जो हर 20 सेकंड में प्रोड्यूस होती हैं और फूड को मिक्स करती हैं स्टमक की सिक्रीशन के साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस तकरीबन सेम है बेटा, कोई नई बात नहीं है यहाँ। एसिडिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, सिक्रेटिन हार्मोन की बात कर रहे हैं। सिक्रेटिन इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बाय इनहिबिटिंग बोथ पेराइटल एंड चीफ सेल। यहाँ ये याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रेटिन है वो स्टमक सिक्रीशन को कम करता है। फैटी एसिड और सर्टेन लिपिड्स जो हैं ड्यूटीनम के वो रिलीज होना शुरू होते हैं, और इनकी वजह से गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और कोलिसिस्टोकाइनिन आते हैं। तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड नाम ही बता रहे हैं बेटा क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गली इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन, और कोलिसिस्टोकाइनिन इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कम डिग्रीज पर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन द ड्यूटीनम जेजुनम आल्सो इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। अच्छा जी, बाकी जो हमने कोलिसिस्टोकाइनिन का काम पढ़ा था वो सेम है, यहाँ पर और कोई ख़ास काम नहीं दिया। ठीक है, सिक्रीटिन और कोलिस्टोकाइनिन लास्ट में देखें अगर आप, तो ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होकर हेपेटिक पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं,
और सिक्रीशन जो ड्यूडिनल ग्लैंड से आती हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए वेगस नर्व मौजूद है, जो हमने पहले ही डिस्कस किए। एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ कुछ अच्छे तरीके से बताया गया है। बाकी देखें कार्बोहाइड्रेट्स पर मेनली पेंक्रियाटिक अमाइलेज काम करते हैं, लिपिड्स पर इमल्सिफिकेशन होगी पहले, उसके बाद लाइपेज काम करेगा, यहाँ इसको पढ़ना ज़रूरी है। Primary products of this digestive process fatty acid and cholesterol. Cholesterol and phospholipid also constitute part of the lipid digestion product. यानी अब कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड भी इन्वॉल्व होंगे। Once lipids are digested in the intestine, bile salts aggregate around the small droplets to form micelles. Micelles कैसे कह रहे हैं? Small morsels, छोटे छोटे दाने बन जाएंगे। When a micelles come in contact with the epithelial cells of small intestine, contents of micelles pass by means of simple diffusion through lipid cell membrane. तो अब ये आपके पास सिंपल डिफ्यूजन की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाएंगे। अब लिपिड की ट्रांसपोर्ट समझना ज़रूरी है। मैंने कहा था इंटेस्टाइनल एपिथेलियल में ये फिर से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बन जाएंगे, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल जाएंगे। प्रोटीन्स भी इसके साथ कंबाइन हो जाएंगी, तो ये बन जाएंगे काइलोमाइक्रोन्स। ये टर्म वहाँ हमने देखी थी काइलोमाइक्रोन्स की, तो ये चीज़ बस यहाँ क्लियर करनी थी। बाकी बेटा तकरीबन सारी बातें सेम ही लिखी हैं इन्होंने। प्रोटीन की डाइजेशन में सेम बातें हैं, पेप्टाइडेज हैं, माइक्रोविलाए हैं, ये सब पढ़ा है हमने। और बाकी जो एब्जॉर्प्शन की बात है वो भी सेम ही है। बस यहाँ देखें, वाटर अबाउट 9 लीटर्स ऑफ द वाटर एंटर्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ईच डे, of which about 92% is absorbed in small intestine and another 6 to 7 is absorbed in large intestine. तो 9 लीटर वाटर हमारे पास डेली डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है, जो कि 92% स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, 6 to 7% लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर कैन मूव इन ईदर डायरेक्शन अक्रॉस द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के जरिए होगा। ऑयंस की अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट ऑयंस आर आल्सो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। लार्ज इंटेस्टाइन का इन्होंने बेसिक फंक्शन यहाँ लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, साल्ट्स, म्यूकस सिक्रीशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनका एक्सटेंसिव एक्शन, ताकि यहाँ फेसेस भी बन सकें, और कोलोन स्टोर करती है फेसेस को अनटिल डेफिकेशन रिफ्लेक्स ना आए। बाकी इन्होंने डेफिकेशन रिफ्लेक्स को वही बात समझाई हुई है जो हमने पहले से पढ़ी थी। तो मैं फ़िलहाल अपनी वीडियो यहाँ रोक रहा हूँ, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड से। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।